कांट की वायव्यास परिकल्पना की हम यहाँ चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहली परिकल्पना है जिसको जर्मन विद्वान कांट ने जो है में 1755 में दिया था। 1755 में सिद्धांत आया था, यहाँ पर लिखा हुआ है 55। कांट एक जर्मन विद्वान थे और इसको जोग्राफर, इनको हम जो है जोग्राफर से ज़्यादा फिलोसफर के रूप में जानते हैं। फिलोसफी में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। यद्यपि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे कांट को हर जगह पढ़ेंगे तो ये बहुत ही वर्सटाइल पर्सन है और काफ़ी हर क्षेत्र में इनका योगदान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है कांट ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ मान्यताएं मानी हैं, उनको देख लेते हैं कि एजम्पशंस क्या रहे हैं उनके एजम्पशंस। मान्यता एजम्पशन में सबसे पहली मान्यता इनकी ये है कि ये ब्रह्मांड में एक ऐसे आद्य पदार्थ की कल्पना करते हैं। ब्रह्मांड में एक ऐसे आद्य पदार्थ की कल्पना करते हैं, ये कहते हैं कि जो है ब्रह्मांड में पहले से ही जो है एक आद्य पदार्थ मौजूद था। इसको इन्होंने क्या कहा है, प्रीमिटिव मैटर। प्रीमिटिव मैटर हिंदी में कहते हैं आद्य पदार्थ। आद्य ये ऐसा पदार्थ ये कहते हैं कि ये ब्रह्मांड में पहले से मौजूद था। इसकी ये कहाँ से आया कैसे आया ये नहीं बताते। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में पहले से मौजूद था और ब्रह्मांड में जब मौजूद था तो इसके अलावा कुछ नहीं था, केवल यही था। तो इसको इन्होंने प्रीमिटिव मटेरियल कहा। आद्य का मतलब होता है सबसे पहला, पुराना, प्राचीन, प्री। अब इसकी जो है इन्होंने कुछ विशेषता भी बताई। इन्होंने विशेषता क्या बताई आद्य पदार्थ की। पहली बात ये है, ये कोल्ड है, इसके साथ साथ सॉलिड है और इसके बाद ये है मोशनलेस। तो इसमें तीन विशेषता इन्होंने बताई, ये सॉलिड है, कोल्ड है और मोशनलेस। मतलब ये है कि ये जो आद्य पदार्थ मौजूद है ये ठोस है, इसमें जो कण, इसमें तमाम ये तो कण मौजूद है, कण आपस में, ये सब ठोस और ठंडे, इनमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, ठंडे और ऐसे हैं ये मोशनलेस, गतिहीन है, गतिहीन है और इसको इन्होंने कहा आद्य पदार्थ। इसकी विशेषता हमें बहुत ध्यान से ध्यान रखनी है क्योंकि इसी में बाद में चेंज करें और चेंज को लेकर के हम लोग की बात को समझें। तो ये कहते हैं कि ये जो आद्य पदार्थ मौजूद है इनमें बाद में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपस में टक्कर उत्पन्न होने लगती है। तो इनका एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इनका जो सिद्धांत है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित, बल पर जो है आधारित है बात। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो आद्य पदार्थ हैं इनमें जो ये कण मौजूद हैं बाद में जो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इनमें आपस में टक्कर होने लगती है ना। एक कण दूसरे कण से ऐसे टकराने लगते हैं और टकराने से क्या होता है, टक्कर उत्पन्न होगी, फिर क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, फ्रिक्शन लगने लगता है ना। इसमें अट्रैक्शन होगा, फिर टक्कर होगी और उससे क्या होगा, घर्षण होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। जब कोई चीज घर्षण करती है तो घर्षण करने से क्या होता है, तापमान जो है बढ़ने लगता है। होता क्या, टेम्परेचर जो है, जैसे कोई चीज़ है इसको हाथ की हथेलियों को रब करिए आप आपस में और इसको जब आप रब करेंगे तो आप देखेंगे कि हथेलियाँ आपस में गर्म होने लगती है ना। तो समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब इसमें टक्कर उत्पन्न होगी है ना, इसके जो जितने पार्टिकल्स हैं और वो आपस में टकराने लगेंगे और टकराने से क्या होगा, जो है फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने लगेगी और जब फ्रिक्शन उत्पन्न होगा तो जो है क्या होगा, तापमान उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न होने के साथ साथ बढ़ने लगेगा है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो टक्कर उत्पन्न हुई, घर्षण हुआ और घर्षण से टेम्परेचर उत्पन्न होने लगेगा। तो ये कहते हैं कि धीरे धीरे ये जो कोल्ड मटेरियल है, सॉलिड है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद जो है टेम्परेचर बढ़ने से ये हॉट नेबुला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि बाद में क्या हुआ, यही जो है जो सॉलिड मटेरियल थे ये धीरे धीरे करके एक जो है हॉट नेबुला में कन्वर्ट हो गए। इसमें जो पदार्थ थे वो सारे थोड़ा सा गर्म हो गए और गर्म होने के साथ साथ जो है इनका जो है इसमें गति भी आ गई। ये कहते हैं कि जब तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने के साथ साथ इसमें जो है रोटेशन उत्पन्न हो जाएगा है ना। तो ये धीरे धीरे करके
रोटेट करने लगती है, रोटेट करने लगती है। रोटेशन, है ना, इसमें रोटेशन उत्पन्न हो जाएगा ऐसे करके। तो ये कहते हैं कि पहले आद्य पदार्थ था, इसमें कण थे कई सारे, कणों में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन उत्पन्न हुआ, और अट्रैक्शन से क्या हुआ, आपस में टकराने लगे, और टकराने के बाद जो है इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा, और फ्रिक्शन फोर्स के बाद क्या हुआ कि इनका जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज करने लगा, इसका जो टेम्परेचर था इंक्रीज करने लगा। जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज करने लगा तो उसी के साथ साथ ये कहते हैं कि इसमें रोटेशन उत्पन्न हो गया, और ये घूमने लगी, तेजी से गति करने लगी, और समय के साथ ये कहते हैं कि जो है टक्कर और बढ़ी, इसमें जो अट्रैक्शन हुआ और बढ़ा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ने के पीछे रीजन ये था कि जो बड़े पदार्थ थे इसमें, जान लो, मान लो ये जो इसमें जो मैटर है कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो जो बड़ा मैटर होगा छोटे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो जो बड़ा कण था वो और बड़ा हो गया, जो और बड़ा हो गया तो उसका अट्रैक्शन बल और स्ट्रांग हो गया, और इससे क्या हुआ, उसने और आसपास के कणों को अपनी तरफ आकर्षित किया, इससे क्या होगा, टक्कर धीरे धीरे बढ़ती गई, ये कहते हैं टक्कर बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि जो टेम्परेचर था वो और इंक्रीज करने लगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ ये कहते हैं कि इसकी साइज भी बढ़ने लगी, इसकी साइज भी इंक्रीज करने लगी, इसका आकार जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जब आकार बड़ा हो गया तो आकार बड़े होने के साथ साथ जो है ये कहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वो भी इंक्रीज कर गई। मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद साथ साथ इसकी साइज बढ़ी, और साइज बढ़ने के साथ साथ इसकी घूमने की जो है गति थी बढ़ने लगी, और जब घूमने की गति बढ़ने लगी तो इसमें जो है इसमें दो बल कार्य करने लगे। कोई भी वस्तु जब आपस में जो है अपनी जगह पे तेजी से घूमती है तो घूमने के साथ साथ उसमें दो बल लगते हैं, और वो बल कौन कौन से होते हैं, बल जो है इसमें एक केंद्र से, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, और उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस बाहर लगने के साथ साथ एक बल और होता है जो अंदर की तरफ लगता है, कुछ बल बाहर की तरफ लगते हैं, ये चारों तरफ लगता है, ऐसे बाहर की तरफ लगता है, और कुछ बल अंदर की तरफ भी लगते हैं, और जो बल अंदर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CFF, और इसको हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, CPF। तो इस तरीके से दो बल इसमें कार्य करने लगे, तो जब दो बल कार्य करने लगते हैं, और ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसकी साइज भी बढ़ती है, और साइज बढ़ने के साथ इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती है ना, गति भी बढ़ने लगी। अब जब ये गति बढ़ेगी इसकी, ये हो गई गति, गति, अब इसकी गति जब बढ़ेगी तो ये कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, समय के साथ साथ जो है बाहर की तरफ लगने वाला बल जो है अंदर की तरफ लगने वाले बल से ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप लोग अपने दैनिक जीवन में जो है कभी ना कभी कोई एक जो है टुकड़ा बांध करके इस रस्सी में आपने नचाया होगा, और इस तरीके से जब नचाएंगे उसको तो वो जब कभी छोड़ेंगे तो दूर जाके गिरेगा, है ना। दूसरा एक उदाहरण इसका और बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, इसको इस तरीके से दे सकते हैं कि किसी बकेट में जब पानी भर करके हम उसको हाथ डाल के इसको घुमाते हैं तो पानी बाहर की तरफ निकलने लगता है ना, सेंटर में नीचे जाने लगता है, और किनारों साइड से वो बाहर की तरफ जो है स्पिल करने लगता है, तो उसको भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ सकते हैं। जितने पंप सेट होते हैं, पंप सेट में जो पानी आता है निकलता है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही वर्क करता है। तो ये वाला जो बल होता है ये इसके ब्रह्मांड जो है में जो है सौरमंडल की उत्पत्ति में काफ़ी काम करता है। अब ये कहते हैं कि समय के साथ जो है जो ये रोटेटरी मोशन होता है उसमें जो है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग आशा करते हैं कि बनाएं। अब ये कहते हैं कि जो है ये जो रोटेटरी मोशन होता है उसकी वजह से जो पहले सॉलिड, कोल्ड और मोशनलेस जो है प्रिमिटिव मटेरियल था वो अब जो है रोटेशन करने वाले, है ना, मोशन वाले जो है नेबुला में बदल गई, ये नेबुला बन जाती है, निहारिका बन जाती है। कैसी नेबुला, इसमें रोटेशन है।
और इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है। इसमें रोटेशन भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अब ये कहते हैं कि जब वेलोसिटी बढ़ने लगेगी तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा। ये जो है ये चीज़ हैपन है ना। जब ये होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ लगने वाला बल ज़्यादा काम करने लगेगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये कहते हैं कि इसके बाहरी किनारे का जो मटेरियल होता है वो इसका साथ नहीं दे पाता है, और साथ नहीं दे पाता है तो इस तरीके से एक छल्ले के रूप में ये निकल करके इससे बाहर आ जाता है। इस निहारिका से निकल करके एक छल्ला बाहर आ जाता है, और ऐसे ऐसे कहते हैं कि वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऐसे ऐसे करके 9 छल्ले निकल करके बाहर आते हैं। जब ये 9 छल्ले निकल कर बाहर आते हैं तो उसके बाद जो है ये छल्ले इसका चारों तरफ घूम रहे होते हैं, और घूमने के साथ साथ इन पूरे छल्लों का जो पूरा मटेरियल होता है वो मटेरियल बाद में एक जगह पर एकत्रित हो जाता है। मतलब ये पूरा मटेरियल है पूरा, और उसके बाद क्या हुआ कि इस पूरे छल्ले का मटेरियल जो है, ये पूरा मटेरियल जो है एक जगह पर एकत्रित होकर के घूमने लगा। ये समझ लीजिए कि छल्ला खत्म हो गया, और उसके बाद इस पूरे छल्ले का जो मटेरियल हुआ वो यहाँ पर एकत्रित हो गया, और ये प्लैनेट बन गया, ग्रह बन गया। इस तरीके से जो है ये जब ग्रह बन गया तो ये भी इसका चक्कर लगाने लगा, और इसी तरीके से जितने छल्ले निकले थे उतने छल्लों से 9 ग्रह बन गए। 9 छल्ले निकले थे, कहते हैं कि एक एक करके जो है समय के साथ जो है 9 छल्ले निकलते हैं, और 9 छल्लों से 9 ग्रह बन जाते हैं, और ये 9 ग्रहों का जो है सभी छल्लों का पूरा मटेरियल जो है एकत्र ग्रह बन जाते हैं, और ये इसका चक्कर लगाने लगते हैं। और चक्कर लगाने के बाद जो है जो लास्ट में बीच में जो मटेरियल बचा रह जाता है उसको जो है ये कहते हैं सन। ये जो मटेरियल होता है ये सन के रूप में हो जाता है, और ये सारे छल्ले के जो मटेरियल होते हैं एकत्र होते हैं, ग्रहों का रूप ले लेते हैं, और ये ग्रह इसका चक्कर लगाने लगते हैं, और इस प्रकार से पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है एक सॉलिड जो है और कोल्ड और मोशनलेस निहारिका से जो है, मोशनलेस प्रिमिटिव मटेरियल से जो है ये एक निहारिका उत्पन्न करते हैं जो कि रोटेशन में होती है ना। मोशनलेस से मोशन में आ जाती है ना। कोल्ड से ये जो है हॉट में आ जाती है, सॉलिड से लिक्विड में हो जाती है, और इस तरीके से ये जो है एक निहारिका घूमती हुई बन जाती है। और बाद में क्या होता है कि इसकी जो है इसकी रोटेशन की कैपेसिटी बढ़ती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे 9 छल्ले निकल करके बाहर आते हैं, और उन छल्लों का मटेरियल एक जगह एकत्रित होकर के 9 ग्रहों का रूप ले लेते हैं, और ये 9 ग्रह इसका चक्कर लगाने लगते हैं। बीच का मटेरियल जो बचा रह जाता है वो सन का रूप ले लेता है, और इस तरीके से पूरा सौरमंडल की उत्पत्ति हो जाती है। इनका सिद्धांत जो है वर्तमान समय में मान्य नहीं है, क्योंकि इसकी कई सारी आलोचनाएं होती हैं। ये कई सारे विज्ञान के नियमों के विरुद्ध खड़ा हुआ है ना। इसमें एक नियम तो ये लगता है गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, ये कहा जाता है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है अचानक कैसे उत्पन्न हो गया भाई। मतलब इसमें जो मटेरियल थे, इसमें जो कण थे, वो कण जो है आपस में एक जगह पर पहले मोशनलेस थे, बाद में उसमें अचानक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल या तो है या तो नहीं है, या तो पहले से रहा होगा तो जो है, या तो उसमें टक्कर हुई होगी। तो हम इसके जो है अब देख लेते हैं क्रिटिसिज्म। कई सारी सी क्रिटिसिज्म है, उसको हम लोग देख लेंगे ध्यान से एक एक करके। क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो है ये सोर्स नहीं बता पाते, सोर्स ऑफ प्रिमिटिव मटेरियल। प्रिमिटिव मैटर, इसका जो है मैटर नहीं बता पाते, मतलब ये प्रिमिटिव मटेरियल कहाँ से आया। ये कहते हैं पहले से ही ब्रह्मांड में ये मौजूद था, लेकिन कहाँ से आया नहीं बता पाते। तो चलो एक ये हो गई। दूसरी जो आलोचना इनकी होती है वो ये होती है कि जो है मोशनलेस से मोशन कैसे उत्पन्न होता है। मोशनलेस कोई निकाय है, कोई बॉडी, उसमें फिर मोशन उत्पन्न हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ अगर अपनी जगह पे स्थिर है
तो वो स्थिर तब तक रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल लाके इसको घुमा ना दे। लेकिन यहाँ ये देखते हैं हम लोग कि इसमें कोई बाह्य बल लग भी नहीं रहा है और समय के साथ जो है इसमें ये घूमने लग जा रहे हैं, ये ऐसे घूमने लग रहे हैं। तो इस तरीके से मोशनलेस से मोशन उत्पन्न हो गया, जो कि विज्ञान के नियमों के विपरीत है ना। न्यूटन ये कहते हैं कि कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई उससे बाह्य बल कार्य न करे, या कोई गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहेगी जब तक उससे कोई बाह्य बल न लग जाए। और यहाँ कोई बाह्य बल नजर नहीं आता, लेकिन स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न हो जा रही है। तो यहाँ पर ये भी समस्या है। तीसरी समस्या इनकी ये है, जो विज्ञान के जो है संवेग संरक्षण के नियम पर जो है कि खिलाफ जाती है ना। वो देखते हैं, ये कहते हैं कि जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है और इससे क्या होता है कि इसकी साइज में वृद्धि होती है, साइज में वृद्धि होती है। और साइज में वृद्धि के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है ना। तो साइज में वृद्धि के साथ साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और तो ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के विपरीत हो जाएगा। तो जो है, क्योंकि हम जब अभी तक देखते आए हैं और या विज्ञान का नियम ही कहता है कि जो है अगर साइज बढ़ेगी तो वेलोसिटी घट जाएगी, अगर साइज घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो इस तरीके से ये चीज़ संभव नहीं है, ये विज्ञान के नियम के खिलाफ है। चौथी आलोचना इनकी ये हो जाती है कि नो प्लैनेट न्यू प्लानेट क्यों निकले, है ना। नौ ग्रह, नौ ग्रह ही क्यों निकल के आए इसमें से, है ना। 9 से 10 निकल सकते थे, 8 निकल सकते थे, 7 निकल सकते थे, लेकिन ये कहते हैं कि 9 ग्रह निकल करके आए, है ना। जो कि हमें लगता है कि इन्होंने ग्रहों की संख्या देखी होगी और उससे इसे बता दिया कि 9 ही ग्रह निकल कर आए हैं। तो इस तरीके से इनकी जो है कुछ आलोचनाएं हो जाती हैं और ये पूरा सिद्धांत खत्म हो जाता है। हम्म। अब आगे हम लोग देखते हैं जो है लाप्लास जो है नेबुलर है।